हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम लूसेंट के भूगोल में आज हमारा टॉपिक होगा वायुमंडलीय दाब, पवन और वायु राशियों के बारे में जानेंगे। यह है विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर हम बीपीएससी पीआरटी के लिए आप यहाँ पे बीपीएससी पीआरटी के लिए यहाँ पे सारा कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को, वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं और अपना रिवीजन लूसेंट के माध्यम से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। वायुदाब माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल की वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायुदाब पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ के द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्व अनुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। तो वायुदाब किससे नापते हैं? तो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यंत्र और आविष्कारक जैसे कि पारद वायुमापी, ये पारद वायुदाब मापी के आविष्कारक थे ई टॉरिसेली। वही निद्रव्य वायुदाब मापी लुसियन विडाई थे। और सेल्सियस थर्मामीटर के आविष्कारक एंडर सेल्सियस। केस आर्द्रता मापी डी शौशर थे। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है और एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। वायु दाब को मिलीबार तथा पास्कल में भी मापते हैं। व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली दाब की इकाई को किलो पास्कल कहते हैं। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार है या 1013.2 किलो पास्कल होता है। वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है और यह हास्य दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर 265 मिलीबार वायु दाब एवं 49.7 डिग्री मानक तापमान होता है। तो ये माइनस में होता है। समदाब रेखा वो कल्पित रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं, समदाब रेखा कहते हैं। वायुदाब को मानचित्र पर समदाब रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने को दाब प्रवणता कहते हैं। जब समदाब रेखा एक दूसरे के पास होती है तो दाब प्रवणता अधिक होती है, परंतु जब समदाब रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं तो दाब प्रवणता कम होती हैं। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है। पृथ्वी के धरातल पर 4 वायुदाब कटबंध पाए जाते हैं। सबसे नंबर 1 है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब। तो हम इनके बारे में सबसे पहले समझते हैं, इस मानचित्र को समझते हैं। सबसे बीचों बीच जो होता है ये 0 डिग्री होता है और इसी को कहा जाता है विषुवतीय निम्न रेखा। ये क्या है? इसे विषुवतीय निम्न रेखा या भूमध्य रेखा भी इसे कहा जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे इसके जो डिग्री की संख्या होगी बढ़ती जाएगी। अब जैसे हुआ 10 हुआ, फिर 23.5 डिग्री, फिर 35 डिग्री, 45 डिग्री और 66 सही 1/2 डिग्री। फिर ये सबसे उच्चतम बिंदु जो होता है ये ध्रुव होते हैं, उच्च ध्रुव, और नीचे भी होता है उच्च ध्रुव। अब इसे बांटा गया है। अगर हम इस ऊपर वाले भाग जाएंगे तो ये उत्तरी भाग होता है और नीचे जब आएंगे ये हमारा दक्षिणी भाग होता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो मकर उपोष्ण, ऊपर जाएंगे उपोष्ण उच्च होगा। फिर उपध्रुवीय निम्न है। जैसे नीचे आएंगे तो भी उपोष्ण उच्च है और फिर उपध्रुवीय निम्न होगा। और सबसे ऊपर जो होगा उत्तरी और ध्रुव का पॉइंट है वो ध्रुवीय उच्च कहलाता है। इसी के बारे में हमको पढ़ना है और यहाँ से एग्जाम में अक्सर
क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि विषुवतीय रेखीय निम्न वायुदाब, यह समझना है कि विषुवतीय निम्न और उपोष्ण उच्च और उपध्रुवीय, ये सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके समझते चलना है। तो भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर भी हमारा डिग्री बढ़ता है और नीचे जाने पर भी क्या होता है, डिग्री बढ़ता है। इन चीज़ों को ध्यान देना है और इसी के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब। हम चित्र को इसलिए दिखा दिया हूँ कि जब हम पढ़ें तो वो चीज़ें आपके मन और मस्तिष्क में सारी चीज़ें बैठते चली जाएं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, विषुवतीय रेखीय निम्न वायुदाब, यह पेटी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित होता है। अर्थात जो विषुवत रेखीय होता है 10 डिग्री उत्तरी, तो 10 डिग्री अर्थात इसका जो विस्तार अगर देखा जाए तो इसका जो विस्तार है ये यहाँ से 10 डिग्री से लेकर के यहाँ तक होता है। यहाँ तक होता है क्या, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब। फिर आगे है, यहाँ सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। इस कटबंध में धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती, बल्कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर के ऊपर को उठती है और संवहनीय धाराओं का जन्म होता है। इसीलिए इस कटबंध को 7 कटबंध या डोलड्रम कटबंध भी कहा जाता है। अर्थात इनके बीच में, इनके और इनके जो बीच में है, यहाँ पर सूर्य जो होता है लंबवत चमकता है, इसलिए इसे 7 कटबंध या डोलड्रम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, शांत कटबंध या डोलड्रम। आगे है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है, जिससे यहाँ पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है, जो वायु को पृथ्वी के पृष्ठ से परे धकेलती है। इसके कारण भी यहाँ पर वायुदाब कम होता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में क्रमशः कर्क और मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों तक उच्च दाब पेटियाँ पाई जाती हैं। यहाँ उच्च दाब होने के 2 कारण हैं। यहाँ पर उच्च दाब, अब यहाँ पे जो उपोष्ण उच्च है ये उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में क्रमशः कर्क और मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों तक उच्च दाब पेटियाँ पाई जाती हैं। अब यहाँ पर समझना है कि 35 डिग्री यहाँ से लेकर के 35 डिग्री के जो बीच का क्षेत्र होगा, ये जो होगा ये हमारा कहलाएगा उपोष्ण कटबंध। हाँ, उपोष्ण उच्च वायुदाब कहलाएगा। और यहाँ पे होता है कर्क रेखा और ये होता है मकर रेखा। तो ये चीज़ें भी ध्यान देना है, तो इन्हीं के बीच में ये होती हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना है। कर्क रेखा, यहीं पर इसी की बात हो रही है, कर्क रेखा और मकर रेखा की, कि क्या नाम, कर्क रेखा और मकर रेखाओं से 35 अक्षांशों तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं। यहाँ उच्च दाब होने के 2 कारण हैं। पहला, विषुवत रेखीय कटबंध से गर्म होकर के उठने वाली वायु ठंडी और भारी होकर के कर्क तथा मकर रेखा से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच नीचे उतरती है और उच्च वायुदाब उत्पन्न करती है। पृथ्वी के दैनिक गति के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों से वायु विशाल राशियां कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच एकत्रित हो जाती हैं, जिससे वहां पर उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाती है। विषुवत रेखा से 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब की पेटियां उपस्थित होती हैं। इस उच्च वायुदाब वाली पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। इसका कारण यह है कि मध्य युग में यूरोप में खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह में पालदार जलयानों में लाद कर घोड़े भेजे जाते थे। प्रायः इन जलयानों को इन अक्षांशों के बीच वायु शांत रहने के कारण आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी। अतः जलयानों का भार कम करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में फेंक दिए जाते थे। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब 45 उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक तथा अंटार्कटिक वृत्तों के बीच निम्न वायु भार की पेटियां पाई जाती हैं, जिसे उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियां कहते हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब
80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं, वो ध्रुवीय उच्च वायुदाब कहलाती है। पवन पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को पवन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा कहते हैं। यदि पृथ्वी स्थिर होती और उसका धरातल समतल होता तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती हुई चलती, परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और उसका धरातल समतल नहीं है। अतः पवन कई कारणों के प्रभावाधीन अपनी दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती है। ये कारण है दाब प्रवणता बल, कोरियोलिस प्रभाव, अपकेंद्रीय त्वरण, भूघर्षण। कोरियोलिस प्रभाव क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं। इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है, जिसने सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन 1844 ईस्वी में किया। इस बल के प्रभावाधीन उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस विक्षोभ को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। इसे 22 बैलेट नियम द्वारा भी समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो तो उच्च दाब उसके दाईं ओर तथा निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति इसकी ठीक विपरीत होगी। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण की सीधा समानुपात में बढ़ता है। ये ध्रुवों पर सर्वाधिक एवं विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है, यानी ध्रुवों पर पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप और विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती हैं। विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं, अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। पवन निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे है प्रचलित पवन, दूसरा है मौसमी पवन और तीसरा है स्थानीय पवन। जानेंगे प्रचलित पवन क्या है। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन या अस्थायी पवन कहते हैं। अस्थायी पवन एक वायुभार कटबंध से दूसरे वायुभार कटबंध की ओर नियमित रूप से चला करती हैं। इसके उदाहरण हैं पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। पछुआ पवन क्या है? दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली अस्थायी हवा को इनकी पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ के इन अक्षांशों को गर्जता, चालसा, पचासा तथा चीकता साठा कहा जाता है। ये सभी नाम नाविकों के दिए हुए हैं। स्थानीय शीतल हवाएं नाम और उनका स्थान है तो विलीवोव यलोस्का में, बोरा जो है बोरा यह है एड्रियाटिक तट पर, मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस में, बुरान जो है रूस में और 22 जो होता है ये दक्षिणी फ्रांस में कहा जाता है। वही पेम्पीरो अर्जेंटीना में स्थानीय शीतल हवाएं हैं। वही फ्रियाजेम ब्राज़ील में कहा जाता है। नार्दर संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में, पेनेंटी दक्षिणी अफ्रीका और पोपागायो मैक्सिको में कहा जाता है। मेस्ट्रेल जो होते हैं उत्तरी इटली में कहते हैं।
नोवाटोस इक्वाडोर में, विली विली ऑस्ट्रेलिया में, सिस्टोन पूर्वी ईरान में, हबूब जो होता है सूडान में, पुलगा टुंड्रा प्रदेश में कहा जाता है। केप डॉक्टर दक्षिणी अफ्रीका गणतंत्र, इसे टेबल ब्लॉक भी कहा जाता है। जानेंगे व्यापारिक पवनें। लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों यह उपोष्ण उच्च वायुदाब कटबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाली पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित पवन को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर हैं। मौसमी पवन। मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें मौसम पवन कहा जाता है, जैसे मानसूनी पवन, स्थल समीर तथा समुद्री समीर पवन। स्थल व समुद्री समीर क्या है? ऊष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती हैं और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पवनें समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती हैं। रात्रि में इसकी एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है निम्न प्रवणता स्थल से। समुद्र की तरफ होने पर स्थल समीर प्रवाहित होती है। स्थानीय पवन और प्रमुख गर्म स्थानीय पवन, जैसे कि स्थानीय पवन में आता है चिनोक। ये संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म या शुष्क पवन है। यह पवन रॉकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघला करके चारागाहों को बर्फ से मुक्त रखता है। फान, यह अल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है, पशु चारकों के लिए चारागाह मिल जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं। हरमट्टन, ये सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्वी दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। यह पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है। सिराको, ये सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा है। जब ये भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती। इसके अन्य स्थानीय नाम भी हैं, जैसे खमसीन मिस्र में, गिबली लीबिया में, चिली ट्यूनीसिया में, लेस्ट मैट्रिया में, शिराको इटली में और लेबेक जो है स्पेन में। सीमोम, यह अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ब्लैक रोलर, ये उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। ब्रिक फील्डर, यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। नॉरवेस्टर, यह जो है न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। शामल, यह इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सांता आना, ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी से चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी आंधी है। कोयम्बैग, यह जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है। ये तंबाकू की खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। कोयम्बैग। जेट प्रवाह, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाली सक्रिय नलिकाकार व विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर
पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होता है। ये दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में ये अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें वायु जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षेपों के चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, तूफानों, वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेट प्रवाह माना जाता है। ये पृथ्वी पर तापमान के वितरण का संतुलन बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु राशियाँ जानेंगे कुछ अन्य गर्म हवाएं एवं उनके स्थानों के नाम और स्थान। जैसे कि ट्रेमोंटेन जो होगा ये मध्य यूरोप में कहते हैं। आयाला जो है ये फ्रांस में कहा जाता है, और वर्गस दक्षिणी अफ्रीका में, सुखोवे रूस एवं कजाकिस्तान में, बागियो फिलीपींस द्वीप समूह में, गारिस जो होता है दक्षिण पूर्वी ईरान में, लू है उत्तरी भारत में, शेलोनो दक्षिण पूर्वी स्पेन में, और सामून जो है ईरान में कहते हैं। वायु राशियाँ वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हों, वायु राशियाँ कहलाता है। सामान्यतः वायु राशियाँ सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती हैं। एक वायु राशियों में कई परतें होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती हैं। प्रत्येक परत में वायु के तापमान तथा आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती है। ये जलवायु तथा मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जानेंगे वाताग्र क्या है। वाताग्र जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। वाताग्र चार प्रकार का होता है: शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। शीत वाताग्र क्या है? जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती हैं तो इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। उष्ण वाताग्र क्या है? यदि गर्म वायु राशियाँ आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती हैं तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। अचर वाताग्र जब वाताग्र स्थिर हो जाए तो उन्हें अचर वाताग्र कहा जाता है, अर्थात ऐसे वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती। अधिविष्ट वाताग्र यदि एक वायु राशि पूर्णतया धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं और तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं और इसी कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। बह्युष्ण कटिबंध चक्रवात वे चक्रवाती वायु प्रणालियाँ जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं उन्हें बह्युष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से ये गुजरते हैं वहाँ मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव होते हैं। बह्युष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। आरंभ में वाताग्र अचर होता है। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण व उत्तर दिशा से ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है तो कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवातीय परिसंचरण करती हैं। इस चक्रवातीय प्रवाह से बह्युष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है जिसमें एक उष्ण वाताग्र तथा एक शीत वाताग्र होता है। कोष्ण वायु आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती हैं और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं और शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं। अनंतः उष्ण वाताग्रों को पूरी तरह ढक लेते हैं। यह कोष्ण वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता। अधिविष्ट वाताग्र बनता है एवं चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात
उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और वे तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिशील होते हैं। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हिंद महासागर में ये चक्रवात अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिली बिलीज के नाम से जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न और विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति व विकास के लिए अनुकूल स्थितियां हैं। बृहद समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, कोरियोलिस बल का होना, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र, समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण, चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया के द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है जो इस तूफान के केंद्र को घेरे रहती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता को आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर के समाप्त हो जाते हैं। ये चक्रवात जो प्रायः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं। वह स्थान जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुँचते हैं चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। बहिष्णीय कटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में अंतर। बहिष्णीय कटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो बहिष्णकटिबंधीय चक्रवात इसमें स्पष्ट वाताक प्रणालियाँ होती हैं जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वाताक प्रणालियाँ नहीं होती हैं। बहिष्णकटिबंधीय चक्रवात में या चक्रवात की उत्पत्ति जल व थल दोनों में होती है जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति केवल समुद्रों में ही होती है और स्थानीय भागों में पहुंचने पर नष्ट हो जाते हैं। बहिष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव विस्तृत क्षेत्र होता है जबकि बहिष्णीय कटिबंधीय चक्रवात से ये कम होता है। ये पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व दिशा में चलता है जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम दिशा में चलता है, यानी व्यापारिक पवनों का अनुगमन करते रहते हैं। पढ़ेंगे आर्द्रता। आर्द्रता क्या है? वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। निरपेक्ष आर्द्रता, वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति मीटर में व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट आर्द्रता, वायु के प्रति इकाई भार में जल वाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जल वाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जल वाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे निम्न सूत्र के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। सापेक्ष आर्द्रता बराबर किसी ताप पर वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा बटे उसी ताप पर उसी वायु की जल वाष्प शोषण करने की क्षमता गुणे 100। सापेक्ष आर्द्रता जल वाष्प की मात्रा एवं वायु के तापमान पर निर्भर करता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है जबकि 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होती है। संघनन। संघनन क्या है? जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ये दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला, तापमान में कमी पर तथा वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर। उष्मांक क्या है? ड्यू पॉइंट, वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे उष्मांक कहते हैं। उष्मांक पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है।
ओस पड़ने के लिए ओसांक का हिमांक 0 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। पाला या तुषार, जब ओसांक हिमांक से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। कोहरा, वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुएं के रज एवं संघनित जलपिंडों को कोहरा कहते हैं। ओसांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। धुंध, हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक किंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। बादल, बादल मुख्यतः हवा के रुद्धोष्म प्रक्रिया के द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के ओसांक से नीचे गिरने से बनते हैं। ये अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं और रूप के आधार पर बादल निम्न प्रकार के होते हैं। पछाब बादल, इसका निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग का होता है। कपासी बादल, ये रुई के समान दिखते हैं। ये प्रायः 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। ये वह शीर्ष गुम्बद नुमा होता है। स्त्री बादल, स्त्री बादल, ये परतदार चादर जैसे लगते हैं। ये अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढके रहते हैं। ये 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसमें सतत वर्षण के गुण होते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा की हास्य या अलग अलग तापमानों पर हवा के आसमान से मिश्रित होने से बनते हैं। वर्षा बादल, वर्षा बादल काले गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। ये 4 मूल रूपों के बादल मिलकर के निम्नलिखित रूपों के बादल का निर्माण करते हैं। ऊंचे बादल, ऊंचे बादल जैसे पछाब, पछाब स्तरी, पछाब कपासी और मध्य ऊंचाई के बादल स्तरी मध्य और कपासी मध्य। कम ऊंचाई के बादल स्तरी कपासी, स्तरी वर्षा बादल एवं कपासी वर्षा बादल। आगे है नोको, इसको बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है। नोको स्कोप से जो है बादलों की दिशा एवं गति को नापने वाला ये यंत्र है। क्या है? नेफोस्कोप। अब हम पढ़ेंगे वर्षा। तो वर्षा पढ़ने के लिए आज के लिए इतना ही, यहीं पे बंद करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल घंटी जरूर बजाएं। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।